गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे। मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत आज आप लोगों के साथ आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महाद्वीप के विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है और साथ में कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप के विषय में। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साउथ पोल अर्थात अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके विषय में। अगर हम अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में डिस्कस करें तो इसका जो टोटल एरिया है यह लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। काफी बड़ा एरिया इसका है। जनसंख्या इसका मानव रहित है। हाँ, वर्तमान में यहाँ पर कुछ मानव लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो केवल अनुसंधान के दृष्टिकोण से रहते हैं। उनका परमानेंट वहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं है। अगर कोई भी है तो इसका तात्पर्य है वह केवल रिसर्च कार्य हेतु वहाँ पर गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसका आकार, तो आकार पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अर्थात जैसे अगर हम बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके पश्चात आपका अंटार्कटिका आता है। कौन आता है? अंटार्कटिका। इसी प्रकार अगर बात करें अवस्थिति के विषय में, अर्थात अंटार्कटिका मूलतः दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर केंद्रित है। जो हमारा साउथ पोल है, इसी साउथ पोल के चारों तरफ का जो एरिया है एक ऐसा है, यही हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप। साथ में यह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका से जो इसकी दूरी है यह लगभग 960 किलोमीटर है, क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका वाला, जो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे कहना उतना उचित नहीं है। सबसे पहले मिलता है दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका। तो इसलिए हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका से जो इसकी डिस्टेंस है यह लगभग 960 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया से जो इसकी डिस्टेंस है लगभग आपका 2700 किलोमीटर है। और अफ्रीका से जो इसकी दूरी है यह लगभग 4000 किलोमीटर स्थित है। इसी प्रकार हम बात करें कि यह दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, जो प्रशांत हिंद और अटलांटिक महासागर की जलभाग से निर्मित हुआ है। क्योंकि हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो कई यहाँ पर हमको कॉन्टिनेंट मिलते हैं। एक तो मिलता है जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, फिर अफ्रीका वाला पोर्शन मिलता है, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन मिलता है, और इस प्रकार से नीचे आपका जो मिलता है यहाँ पर है अंटार्कटिका वाला पार्ट, यहाँ पर है अटलांटिक का पार्ट, यहाँ पर हिंद महासागर का पार्ट और यहाँ पर है प्रशांत का पार्ट। इस प्रकार से तो यहाँ पर प्रशांत का भी पार्ट है, अटलांटिक का पार्ट है, हिंद का पार्ट है और प्रशांत का पार्ट है। इन सभी का जो मिला जुला रूप है, जो अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है जलराशि, अर्थात इसकी चारों तरफ की जो जलराशियां हैं ऐसे फैली हुई, में अटलांटिक का भी जल है, पैसिफिक का भी जल है और इंडियन ओशन का भी जल है। तो इसका वह भाग जो 66 डिग्री, ये देख रहे हैं जो 66.5 डिग्री की रेखा है, तो 66.5 डिग्री के जो साउथ में वाला पोर्शन, 66.5 के साउथ वाला जो पोर्शन है, चाहे वह अटलांटिक का जल हो, चाहे इंडियन का जल हो, चाहे पैसिफिक का जल हो, इन्हीं सबको मिला करके जो नाम दिया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग सदर्न ओशन। क्या कहते हैं? सदर्न ओशन। और इसी का नाम होता है अंटार्कटिका महासागर। तो अंटार्कटिका महासागर भी इसी को हम कहते हैं और इसी को कहते हैं सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार से महासागरों का भी नामकरण किया जाता है, जिसमें है अटलांटिक है, हिंद है, प्रशांत है और अंटार्कटिका। यह 4 महासागर हमको देखने को मिलते हैं। चलिए अगर हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ पर है इसका स्वरूप के विषय में अगर हम बात करें तो रास और बेडोल सागर को छोड़ करके मतलब अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा भाग है एक ऐसा नजर आता है, तो गोलाकार नजर आता है। तो यहाँ पर रास जो है, रास देखिए यहाँ पर है, रास सी यहाँ पर है और बेडल सी यहाँ पर है। साथ में यह जो आपको प्रायद्वीपीय वाला सेक्शन ये इस तरह से नजर आ रहा है, इसी का नाम है क्या? इसी को कहते हैं अंटार्कटिका पेनिनसुला। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका का पेनिनसुला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये अंटार्कटिका प्रायद्वीप है। तो वही लिखा है
कि इसका रॉस सागर, बेडौल सागर के कटे छठे भाग अर्थात इसको और इसको, साथ में अंटार्कटिका प्रायद्वीप, इसको अगर हटा दिया जाए तो शेष अगर आप पूरा इसका देखें शेप, तो यह लगभग गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। तो उसी के विषय में कह रहा है कि रॉस सागर, बेडौल सागर तथा अंटार्कटिका प्रायद्वीप को अगर हटा दिया जाए तो शेष हमारा अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है ये गोलाकार नजर आता है। इसी प्रकार अगर जलवायु के विषय में बात करें तो इसकी जो जलवायु है यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महादेश है, जो बर्फ की एक मोटी परतों से हमेशा ढका रहता है। साथ में इसे श्वेत महादेश भी कहते हैं, क्योंकि अगर बर्फ की चादरों से यह हमेशा ढका रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? श्वेत महादेश कहते हैं। वर्षण के रूप में केवल हिमपात होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा तो होती नहीं है लेकिन हिमपात लगातार होता रहता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कहते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे अगर हम बात करें इसके भूमि संबंधी तथ्यों पर, तो अंटार्कटिक जो महादेश है यहाँ के सभी महादेशों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सबकी अगर हम बात करें उन सब में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर कोई महाद्वीप है तो उसका नाम है अंटार्कटिका, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 6000 फीट है। साथ में अंटार्कटिका के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% भाग हिमछादरों से ढका रहता है। ये भी बात हमको ध्यान रखना है कि लगभग इसका 95% भाग हिम से ढका हुआ रहता है। इसका अधिकांश क्षेत्र पर्वत क्षेत्र से घिरा हुआ है। साथ में यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि भी है। इसका प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका। अगर हम बात करें ट्रांस अंटार्कटिका की, ये देखिए ट्रांस अंटार्कटिका यह पर्वत सीरीज है जो कह सकते हैं पूरे इस अंटार्कटिका प्रायद्वीप को लगभग ऐसे दो भागों में बांट देती, ऐसे लगभग दो भागों में पूरा बांट देती है। तो वही कह रहा है कि इसका जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका, जो महादेश को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है, इसको लगभग दो बराबर भागों में बांट देता है। और इसी के तटीय भाग में अर्थात इसी ट्रांस अंटार्कटिका के तटीय भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है एल्सवर्थ पर्वत। क्या नाम है? एल्सवर्थ। ये देखिए यहां पर मिलता है एल्सवर्थ। तो कह रहा एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है विंसन मैसिफ, तो इसी एल्सवर्थ में स्थित है विंसन मैसिफ। ये देखिए ये है विंसन मैसिफ जो अंटार्कटिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपसे पूछा जा सकता है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है माउंट विंसन मैसिफ। यह किसका पार्ट है? तो एल्सवर्थ माउंट का पार्ट है। लेकिन यह किसका पार्ट है? तो एक प्रकार से देखा जाए जो ट्रांस अंटार्कटिका वाला श्रेणी है उसी का भाग है। जैसे अगर हम बात करें हिमालय, हिमालय एक बड़ी संरचना है और उसमें भी फिर बाद में कई संरचनाएं होती हैं। जैसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हमारा जो शिवालिक हिमालय है, उसी प्रकार यहाँ पर है। मुख्य श्रेणी का नाम यहाँ पर है ट्रांस अंटार्कटिका, उसी का सब पार्ट है जिसका नाम है एल्सवर्थ माउंटेन, और फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिफ। तो ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगर बात करें विंसन मैसिफ हो गया कि रास द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है जो माउंट इरेबस के नाम से जाना जाता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रास जो द्वीप है ये वाला, यह द्वीप इसलिए नाम पड़ गया है, वैसे आप यहां पर देखेंगे द्वीप नहीं लिखा है बल्कि लिखा है रास आइस सेल्फ है, आइस वर्ग है, और इसी का एक सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट इरेबस। लेकिन यह ध्यान रखना है कि माउंट इरेबस कैसा है, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माउंट इरेबस, जो किस पर है? रास आइस सेल्फ है, आइस वर्ग पर है, या जिसी को कहते हैं रास द्वीप। यह द्वीप इसलिए हो गया क्योंकि पहले तो इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन कालांतर में यह भाग जो है बर्फ का यह बड़ा सा हिस्सा टूट करके अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो चारों तरफ अब जल इसके भर गए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एक द्वीप हो गया। तो यह जो रास आइस वर्ग है इसी को हम रास द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह एक आइस वर्ग है अर्थात तैरता हुआ एक भूखंड है और इस पर बर्फ पूरा ढकी हुई है। अगला यहां पर पार्ट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत
एकमात्र ऐसा महादेश जो पूर्णतः मानव रहित है, बात ठीक है। साथ में है यह टिएरा डेल फ्यूगो से स्कोशिया कटक के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य है, अगर आप दक्षिणी अमेरिका वाला सेक्शन यहां पर देखें, जो दक्षिणी अमेरिका का सेक्शन है, तो दक्षिणी अमेरिका का यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो। आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जाकर के बहुत बेहतर ढंग से हम उसको समझाए हैं, आप वहां पर देखिएगा, लिखा है टिएरा डेल फ्यूगो, सबसे दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो टिएरा डेल फ्यूगो से स्कोशिया कटक के द्वारा जुड़ा हुआ है यह अंटार्कटिका महाद्वीप। इसका तात्पर्य है यहीं पर एक आपको जल संधि भी मिलती है जिसका नाम है ड्रैक पैसेज। ये भी आपको ध्यान रखना है, ड्रैक पैसेज है, और ड्रैक पैसेज के ही माध्यम से दक्षिणी अमेरिका जो है यह अंटार्कटिका से अलग होता है। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। और यहीं पर एक सी है जिसका नाम है स्कोटिया सी। क्या नाम है? स्कोटिया सी। यह भी यहां पर लिखा है, स्कोशिया का तात्पर्य यहां पर है स्कोटिया सी। क्या है? स्कोटिया सी। साथ में यह एक वैज्ञानिक प्रयोगधर्मी क्षेत्र है, यहां पर ज्यादातर अनुसंधान संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसी कारण इसको विज्ञान का महादेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विज्ञान का महादेश कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। लेकिन खनन क्रिया अथवा किसी भी खनिज का दोहन इतना खर्चीला है कि आर्थिक आधार पर खनन संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप खनन संबंधी कार्य करते हैं तो वह काफ़ी महंगा पड़ता है, जो इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से कहीं से भी प्रासंगिक नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर खनन का कार्य नहीं किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा पहला जो अभियान 1981-82 में चलाया गया था, जिसके तहत लोग पहुंचे थे कीन मॉड क्षेत्र में, और यहाँ पर एक स्थान पर जहाँ पर अपना प्रयोगशाला बनाया, उसी का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिणी गंगोत्री। क्योंकि भारत का भी अगर दक्षिणतम पार्ट की हम बात करें तो वहाँ पर गंगोत्री पार्ट मिलता है। तो उसी जैसे गंगोत्री हमारा है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, तो गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पर है? भारत के उत्तरी भाग उत्तराखंड में है। उसी प्रकार इन लोगों ने यहाँ का नाम रखा है दक्षिणी गंगोत्री, जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है दक्षिणी गंगोत्री, ये है इंडिया का पार्ट। इंडिया से जब लोग मॉरिशस होते हुए पहुंचे अंटार्कटिका महाद्वीप के पास, तो सबसे पहले इन लोगों को एक पर्वत संरचना मिली, और उस पर्वत संरचना का लोगों ने नाम रखा था माउंट इंदिरा। क्या नाम रखा था? माउंट इंदिरा। क्योंकि उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्हीं की याद में उस माउंटेन का नाम रखा गया था माउंट इंदिरा। तब जब भारतीय टीम मॉरिशस से अंटार्कटिक जा रही थी, तब इसका नामकरण किया गया था। और यह जो माउंट इंदिरा है, ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका महासागर में समुद्र तल का एक पर्वत है, अर्थात सागर के नितल पर स्थित यह पर्वत है, जिसका नाम रखा गया है माउंट इंदिरा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। और इसी के पश्चात हम लोग कहाँ पहुंचे थे? इसी दक्षिणी गंगोत्री स्थान पर पहुंचे थे, जो भारत का सबसे पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे एक नया भारत का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम है मैत्रीय। क्या नाम है? मैत्रीय। तो भारत का वर्तमान का सबसे लेटेस्ट जो अनुसंधान केंद्र वो स्थापित है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा था कि यहाँ पर क्वीन मडलैंड की बात किया था। देखिए, क्वीन मड क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो यह जो एरिया है इसी को कहते हैं डार्लिंग मडलैंड, लेकिन इसी का नाम है क्वीन मडलैंड। तो क्वीन मडलैंड और ड्रॉनिंग मडलैंड दोनों एक ही है, मतलब उसी का नाम है ड्रॉनिंग मडलैंड और उसी का नाम है क्वीन मडलैंड। और इसी में स्थित है भारत का दक्षिणतम गंगोत्री वाला पार्ट। जब लोग मॉरिशस से कहाँ जा रहे थे? अंटार्कटिका में, तो बीच में एक माउंटेन मिला सबमरीन, और उसी का नाम रखा गया था माउंट इंदिरा। अगला तथ्य यहाँ पर है कि अन्य देश के कई आधार शिविर यहाँ पर स्थापित हैं। इसका तात्पर्य है कि बहुत से देश हैं जिनका रिसर्च सेंटर इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित किया गया, जैसे भारत का है। तो ये बात तो ठीक है। और नवीन खोजों के लिए पूरे वर्ष भर ये डेला डाले रहते हैं। भाई अगर रिसर्च करना है तो वहाँ वर्ष भर रहते हैं। हमने पहले ही कहा है, यहाँ पर मानव की बस्तियाँ तो नहीं है, लेकिन अनुसंधान करने के लिए लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। साथ में अगर बात करें कि दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव ग्रेटर एंटार्कटिका अर्थात हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। तो ग्रेटर अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ग्रेटर अंटार्कटिका, यहीं पर आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, जहां पर है दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। जैसे हमारा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, जैसे एक होता है पोल, एक होता है ध्रुव। तो ये आपका देखिए एक पोल है,
लेकिन जो यहाँ पर बात कर रहा है कि चुंबकीय ध्रुव, वह आपका इस ग्रेटर अंटार्कटिका वाले सेक्शन में स्थित है। साथ में यहाँ पर बात कर रहा है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा जो ग्लेशियर है लैम्बर्ट यहीं पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपसे कभी पूछा जाता तो उसका नाम है लैम्बर्ट, जो यहाँ पर स्थित है। ये है लैम्बर्ट ग्लेशियर, यहीं पर स्थित, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। साथ में बर्फ के अत्यधिक वजनी होने के फलस्वरूप महादेश नीचे की ओर दबकर समुद्र तल से भीतर चला गया है। इसी लैम्बर्ट जो ग्लेशियर, जिसका वजन काफी ज्यादा है, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, यह धंस करके नीचे की तरफ चला गया है। साथ में अगर बात करें कि 1985 में ब्रिटिश जो टीम थी जिसका उद्देश्य था कि अंटार्कटिका के ऊपर शोध करना, ये लोग जब शोध करने के लिए वहां पर गए थे तो इसी के दौरान इन लोगों ने अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन होल की खोज किया था। किसकी खोज किया था? ओजोन होल की खोज किया था। और यह ब्रिटिश टीम थी। कौन सी टीम थी? ब्रिटिश टीम। और यह खोज कब की थी? 1985 में, जिसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में। चलिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो अगला जो महाद्वीप है उसका नाम है आर्कटिक महाद्वीप। और आर्कटिक महाद्वीप भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मानव गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का इकोसिस्टम असंतुलित हो रहा है और तरह तरह की पर्यावरणीय समस्याएं यहाँ पर भी उत्पन्न हो रही है। और निकट भविष्य में यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण करने वाली हैं। इसके पीछे कारण यहाँ पर है विद्यमान जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसके अंतर्गत आर्कटिक महासागर, उत्तरीय ध्रुव सागर, साथ में अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और संयुक्त राज्यों का राष्ट्रकुल के कुछ भूमि क्षेत्र आते हैं। तो ठीक है, सभी के ग्रीनलैंड का भी पार्ट आता है। फिर यहाँ पर कुछ पार्ट आते हैं जो रसिया के हैं, कुछ पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीनलैंड मतलब फिनलैंड का है। तो सभी का यहाँ पर मिला जुला पार्ट है, तो सब यहाँ पर मिक्सअप टाइप के हैं। फिर यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ कनाडा का भी सेक्शन है। तो वही कह रहा है कि इसमें जो कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं, तो आप यहाँ पर कई का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे हम आर्कटिक सागर की बात करते हैं जो कनाडा के उत्तर में है, तो आर्कटिक सागर कहाँ पर है? कनाडा के उत्तर में है, उसका भी नाम पूछा जाता है आप लोगों से। साथ में यहाँ पर आपको लेब्राडोर सी है, फिर आपको ग्रीनलैंड का यहाँ पर मिलता है, नॉर्वेजियन सी है, कई सागर हैं। तो सभी का यहाँ पर जल भी है और कई भूभाग यहाँ पर समाहित हैं। साथ में अगर बात करें कि आर्कटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है यह 12.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा इसका एरिया है। साथ में उत्तरी ध्रुवीय सागर का जो क्षेत्रफल है यह 14.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर उत्तर ध्रुवीय सागर का क्षेत्रफल और साथ में आर्कटिक महासागर के क्षेत्रफल का देखिए एरिया में कुछ डिफरेंस दिखा रहा है। यह डिफरेंस बेसिक इसलिए होता है क्योंकि आर्कटिक सागर का जो तात्पर्य है यह पोल को छोड़ देता है, लेकिन जब उत्तर ध्रुवीय सागर का बात होती है तो वहाँ पर पोल को भी ऐड कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका एरिया ज़्यादा हो जाता है। अगला यहाँ पर अगर तथ्य देखें तो आर्कटिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, यहाँ पर सबसे पहला तथ्य तो यही है कि उत्तरी ध्रुव के पास अस्थाई बर्फ जमी हुई है जो 3 मीटर मोटी है। उच्च वायुमंडलीय दबाव एवं प्रबल हवा बहाव वाला क्षेत्र है और अधिकांश भाग वनस्पति विहीन है। केवल कहीं कहीं पर लीचेन पाए जाते हैं, हल्की फुल्की छोटी मोटी घासें पाई जाती हैं, वनस्पतियां जिसको लीचेन कहते हैं। घास तो नहीं कहेंगे, इसको काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। साथ में उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा जो स्थान है वह उत्तरी ध्रुव पर नहीं है, बल्कि वहां से आपको साउथ चलना पड़ता है और लगभग 2414 किलोमीटर जब आप दक्षिण चलते हैं तो साइबेरिया के एक स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम है बर्खोयांस। और बर्खोयांस शहर में सबसे न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो तात्पर्य ये है कि वहां पर लगातार बर्फ मेल्ट करता रहता है। जब बर्फ मेल्ट करता है तो इसका परिणाम ये होता है कि जो वहां की गुप्त उष्मा है, गुप्त उष्मा करती क्या है? एटमॉस्फेयर से एनर्जी को अवशोषित कर लेती है, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घट जाता है। इसलिए बर्खोयांस का टेम्परेचर सबसे कम होता है। इसी प्रकार अगर बात करें आर्कटिक क्षेत्र का प्रमुख जो पशु है इसका नाम है पोलर बियर। यहाँ पर भालू पाए जाते हैं। साथ में अलास्का का बृहद खनिज तेल भंडार यहाँ पर है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भी है इस क्षेत्र का। साथ में आर्कटिक क्षेत्र के किनारे वाले एवं अपतटीय द्वीप CIS के प्रांत हैं, जहाँ हवाई जहाज़ों एवं मिसाइल
यंत्रों का केंद्र बनाया गया है। अब इस क्षेत्र में कुल रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। तो यह अब चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर मानव गतिविधियाँ दक्षिणी पोल की तुलना में अधिक हैं। इसलिए यह निकट भविष्य में क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा पर्यावरणीय समस्याओं से जूझने वाला है, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान अब अतिशीघ्र करना चाहिए, नहीं तो समस्याएं यहाँ पर काफ़ी विकट रूप धारण कर सकती हैं। तो इतनी जो चर्चाएं थी यह आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप के विषय में थी, जिसकी हम लोगों ने चर्चा आज की क्लास में किया है। अब हम लोग कल से अपना एशिया महाद्वीप चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।